Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So in this lesson we are going to discuss the Hindu newspaper as well as the editorial analysis of Monday June 14. ठीक है. So इस न्यूज़पेपर का आप अगर पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और इसमें जो पीडीएफ है आप उसको डेली एक्सेस कर सकते हो. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी. ठीक है. और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो उसमें बेसिकली दिखाई गई कि ये जो बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार. ठीक है. तो अभी क्या है कि बिहार में एक इशू निकल कर क्या है कि जो भी ऑफिशियल डाटा दिखाई जा रही है कि जो भी पर्सन जो कि जिनकी डेथ हुई है ड्यू टू दिस कोविड-19 उनकी जो ऑफिशियल डाटा है और जो रियल डाटा उसमें जो डिफरेंस बहुत ही हाई है. और जो डाटा चेंजेस हुई उसमें लगभग ये दिखाई जा रहा है कि देयर इज इंक्रीज ऑफ 72% डेथ ड्यू टू दिस कोविड-19. और वही इशू आप अगर देखोगे तो बिहार के बाद अब हैदराबाद में निकल के आ रही है. हैदराबाद की जो मुस्लिम पार्टी ने जो भी डाटा रिलीज किया है जो भी लोग मारे गए हैं. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम वो बेसिकली जो गवर्नमेंट की जो भी ऑफिशियल डाटा है उससे वो डिफर कर रही है. तो पॉसिबिलिटी ये जो रीज़न आप अगर देखोगे तो रीज़न क्या होता है कि जो पर्सन जो कोविड-19 से डाइड होते हैं उसको बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिकली सर्टिफाइड करते हैं कि दिस पर्सन गेट डाइड ड्यू टू कोविड-19. लेकिन बहुत सारे पर्सन है जो कि डाइड होते हैं ड्यू टू दिस कोमोर्बिडिटी, मतलब कि उनको कोविड-19 नहीं थी, बस उनको जो जो सिम्टम्स थे जो कि कोविड-19 से रिलेटेड थे. ठीक है. जैसे ऑक्सीजन वो लेने नहीं पा रहे हैं, फिर अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो उसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए जिसको बोलते हैं कोमोर्बिडिटी. ठीक है. तो कोमोर्बिडिटी के कारण बहुत सारे लोग मारे गए हैं. फिर बहुत सारे लोग आप देखोगे तो हंगर के कारण मारे गए हैं. ठीक है. तो बहुत सारे जो अर्बन पॉपुलेशन अर्बन जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है उन्होंने जो फूड सिक्योरिटी को फेस करा. ठीक है. क्योंकि उनके पास राशन कार्ड्स नहीं है, तो उन्होंने अभी आप देखोगे तो उनके पास लाइवलीहुड के लिए कोई भी मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कोई उनको उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है और उनको फूड सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम हो रही है. तो बहुत सारे लोग फूड सिक्योरिटी के कारण मारे गए, बहुत सारे लोग हंगर के कारण मारे गए, माल न्यूट्रिशन, फिर अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. तो इस सब के कारण बहुत सारे लोग मारे गए हैं. बहुत सारे लोग आपको हार्ट मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है. ठीक है. क्योंकि अभी जो हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो बेसिकली हमारी जो लाइफ कंडीशन वो बेसिकली पूरी तरह से बैठ गई है. ठीक है. तो इसके कारण बहुत ही लोग जो साइकोलॉजिकली बहुत ही डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि हाउ दे सर्वाइव. ठीक है. क्योंकि उनकी फैमिलीज उनके पास डिपेंडेंट होती है, उनके पास कोई लाइवलीहुड की कोई भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं है. आप अगर देखोगे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो भी लोग कवर्ड है अंदर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी, उसमें जो सेंसस यूज की जा रही है वो 2011 का सेंसस है. तो उसमें 2011 का सेंसस यूज होने से कारण क्या होता है कि जो पीपल्स जो कि रिसेंटली दे गेट पुअरर. ठीक है. ड्यू टू दिस कोविड-19 वो तो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उनको फूड सिक्योरिटी के अंडर, ठीक है, पीडीएस सिस्टम के अंडर उनको फूड सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी नहीं. ठीक है. तो ये सभी सम ऑफ द इश्यूज है. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है ईयर आफ्टर गलवान क्लैश चाइना स्ट्रेंथन बेस अलोंग द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि बेसिकली डिमार्केट करती है द बॉर्डर बिटवीन दिस चाइना एंड इंडिया. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि आप ये मेंशन कर सकते हो कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो बेसिकली किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा लगता है. ठीक है. जैसे पाकिस्तान हो गई, अफगानिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है. तो किसके साथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, जो चाइना की आर्मी, वो बेसिकली उन्होंने रोटेट किया ट्रूप्स एंड उन्होंने जो भी फ्रेश बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल उसको डेवलप किया अलोंग दिस लद्दाख रीजन. ठीक है. जो गलवान वैली जो कि लास्ट ईयर उनमें वहाँ क्लैशेस भी हुई थी बिटवीन दिस पीएलए एंड इंडियन आर्मी. उसमें बहुत सारे लोग बोथ साइड दे गेट डैमेज्ड. अभी क्या हुआ है कि जो चाइनीज की जो आर्मी है, पीएलए आर्मी, उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उन्होंने वहाँ बिल्ड किया जो कि परमानेंट एंड टेम्पररी के नेचर के हैं. ठीक है. बहुत सारे फील्ड हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाया, स्नो मोबिलिटी व्हीकल्स को उन्होंने वहाँ पर ही इम्पोर्ट करा है उन्होंने. ठीक है. तो इसके कारण क्या हुआ है कि देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि जो चाइना की जो पीएलए आर्मी वो बेसिकली प्रिपेयर कर रही है फॉर द लॉन्ग हॉल एंड परमानेंट विंटर ऑक्यूपेशन. ठीक है. तो जैसा आप देखोगे कि जो इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर में हम लोग की जो आर्मी होती है वो बेसिकली परमानेंट विंटर ऑक्यूपेशन करती हैं, और चाइना की आर्मी को ये बेसिकली ये
हैबिट नहीं थी कि वो ये जो लद्दाख रीजन की जो भी कोल्ड रीजन उसको हैबिचुअली वो डील कर सके। तो उसको देखते हुए उन्होंने बहुत सारे बिल्डअप अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उन्होंने स्टार्ट करा है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मतलब कि अगर मान लो कि उनके कोई भी आर्मी अगर उनको कोई कोल्ड वेदर के कंडीशन के कारण या कोई भी क्लैशेस होती है इन द फ्यूचर, तो उसके कारण अगर कोई भी उनके आर्मी इंजर्ड होते हैं तो उनको देखने के लिए जो भी फील्ड हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है तो उसको वो बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अक्साई चीन को आप देखोगे तो इंडिया के जो भी नॉर्थर्न पोर्शन है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लद्दाख, और चाइना वाले इसको बोलते हैं अक्साई चीन, ठीक है। और इधर आप देखोगे तो पीओके आते हैं जिसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये एक्चुअली में हमारे पास है नहीं, ये बेसिकली हम लोग केवल मैप में शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इन आप अगर लैंड में देखोगे तो वो रियलिटी में बेसिकली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि पाकिस्तान के हैंड में है। और यहीं से सीपैक होकर गुजरी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक। और यहाँ आप देख सकते हो ये बेसिकली ये अक्साई चीन है जो कि चाइना के अंडर में है, ठीक है। तो चाइना से रिलेटेड क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में तो आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज है, भूटान है, साउथ चाइना सी में आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ उनका डिस्प्यूट है, तो ठीक है। तो चाइना बेसिकली जो पॉलिसी यूज करते हैं उसको बहुत एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है। आप अगर देखोगे तो अभी अंडर दिस बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज को डेप्ट दे करके उनके जितने भी लैंड्स उसको 99 ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो लीज पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे G7 कंट्रीज ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट तुम्हारा फाइट अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म एक्सट्रीमिज्म सेज प्राइम मिनिस्टर टू एट G7 मीटिंग। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक G7 मीटिंग्स हुई है इन द यूके, ठीक है। और उसमें बहुत सारे कंट्रीज, एक कॉर्बिस बे को आप देख सकते हो कि कॉर्बिस बे कहाँ है, ये बेसिकली यूके में लोकेटेड है। तो उसमें वहाँ भी G7 कंट्रीज की मीटिंग्स होती है। G7 कंट्रीज में आप देखोगे तो ये बेसिकली हाईली इंडस्ट्रियलाइज है, हाईली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज है। इसमें यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली एंड जापान आती हैं। तो उन्होंने बेसिकली अभी मीटिंग्स की थी, तो वहाँ के जो भी लीडर्स थे उन्होंने ये बात बोली है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनका वैल्यू सेम है, डेमोक्रेटिक वैल्यू पे बिलीव करते हैं, उनको यूनाइट होने की ज़रूरत है अगेंस्ट दिस अथॉरिटेरियन कंट्री, ठीक है। सो अथॉरिटेरियन कंट्रीज जो भी हैं जैसे रशिया है, चाइना है, तो उनको जो भी डिक्टेटर कंट्रीज हैं उनको काउंटर करने के लिए जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यू कंट्रीज हैं उनको बेसिकली यूनाइट होने की ज़रूरत है। सो ये जो मीटिंग हुई है रिसेंटली G7 कंट्रीज़ की, उन्होंने बोला है कि द फाइट अगेंस्ट दी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। और इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने ये बात बोला कि इंडिया बेसिकली एक नेचुरल अलाई है, बेसिकली क्योंकि इंडिया भी बिलीव करती है इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, इन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। सो G7 कंट्रीज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं बिल्ड बेक बेटर वर्ल्ड अल्टरनेटिव टू इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ऑफ काउंटर BRI, ठीक है। तो चाइना की जो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और इसमें जो भी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी है उसको बेसिकली ये करेंगी ये कंट्रीज। तो बेसिकली क्या है कि आप देखोगे तो चाइना जो भी लिस्ट डेवलप कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, उसमें क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रही है। और फिर उसको क्या कर रही है, अगर वो कंट्रीज अगर पे करने नहीं पाती हैं तो उसको बेसिकली वहाँ के जो भी लैंड उसको सीज कर दिया जाता है, उसको लीज पे ले लिया जाता है। जैसे आप अगर श्रीलंका में देखोगे तो हम्बनटोटा पोर्ट है, फिर श्रीलंका में जो एयरपोर्ट्स है, ठीक है, राजापक्सा एयरपोर्ट, उसको बेसिकली चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। तो ये जो चाइना की पॉलिसी है डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए जियो बाइडेन ने बोला है कि जितने भी कंट्रीज है G7 कंट्रीज प्लस अदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यू कंट्रीज है वो इन्वेस्ट करेंगे इन द लीस्ट डेवलप कंट्रीज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और उनको वो हेल्प करेंगे। तो ये बेसिकली ये G7 कंट्रीज से रिलेटेड है। और G7 कंट्रीज के आप देखोगे तो उन्होंने बेसिकली बोला कि दे ट्राई टू डिफेंड सेड वैल्यू फ्रॉम द अथॉरिटेरियनिज्म, टेररिज्म एंड द वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। रिसेंटली आप देखोगे तो WHO ने कन्विंस्ड फेज जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 ओरिजिन हुई थी, ये बात उन्होंने बात बोली थी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो चाइना से इमर्ज हुई है।
तो ये भी अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि ओरिजिन ऑफ जो कोविड-19 वो कहाँ से हुई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो भी J7 से ही रिलेटेड है। J7 एग्रीज टू बूस्ट क्लाइमेट फाइनेंस कॉल द अदर टू जॉइन, ठीक है। सो प्लेज फॉर कैश प्रॉमिस लैक स्पेसिफिक्स सेज ग्रीन ग्रुप्स, ठीक है। तो रिसेंटली क्या है कि J7 कंट्रीज उन्होंने बेसिकली एक मीटिंग की थी, और ये जो मीटिंग हुई उसी ये जो कॉर्बिस वे में जो यूके में मीटिंग हुई उसी में ये मीटिंग में ये बात बोली गई कि जो J7 कंट्रीज है वो बेसिकली रेज करेंगे टू देयर कंट्रीब्यूशन टू मेट द ओवरड्यू स्पेंडिंग, ठीक है, प्लेज इन 100 बिलियन, ठीक है, टू हेल्प द पुअर कंट्रीज टू कट कार्बन इमिशन एंड कोप विद द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से डील करने के लिए एंड कार्बन इमिशन जो भी कार्बन फुटप्रिंट हम लोग बोलते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी J7 कंट्रीज है उनके जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसे, ठीक है, जिस तरह पेरिस एग्रीमेंट को आप देखोगे तो पेरिस एग्रीमेंट में ये बात बोली गई कि जो भी डेवलप कंट्रीज है वो फाइनेंशियली एंड टेक्निकली हेल्प करेंगे टू अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेस नहीं होते कि वो डील कर सके दिस प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पास अब अगर प्रेजेंटली देखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे पुअर है, पॉवर्टी है, हंगर है, अदर डेवलपमेंट इशूज हैं। तो वो उनकी जो प्रायोरिटी अभी वो क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी नंबर ऑफ इश्यूज पड़े हुए हैं। तो उसी को हेल्प करने के लिए J7 कंट्रीज ने जो भी अपने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको बेसिकली इंक्रीज करने की बात बोली है, और जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चेंज की प्रॉब्लम उसको डील करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प करनी है, जो भी शिफ्ट करनी है टू द रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, उसके लिए बेसिकली फंडिंग करने के लिए ये बात बोली गई है, ठीक है। सो आप अगर देखोगे तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होनी है, उसमें ये बात बोली गई है। नेक्स्ट तुम्हारा बाइडेन विजन, ठीक है। सो डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक कंपेयर इज रियलिस्टिक, ठीक है। तो रिसेंटली एज अ सेट की J7 कंट्रीज की जो मीटिंग्स हुई थी इन द कॉर्नवेल यूके, उसमें ये बात बोली गई कि ये जो यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड जियो बाइडेन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो बेसिकली उनको यूनाइट होने की जरूरत है अगेंस्ट दिस डिक्टेटर एंड ऑटोक्रेटिक जो भी कंट्रीज है जैसे चाइना एंड रशिया। सो ये आप अगर देखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो वर्ल्ड को दो ब्लॉक में बांट देना एज अ डिक्टेटर कंट्रीज एंड दी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आप अगर देखोगे तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके अलाए बहुत सारे डिक्टेटर कंट्रीज भी हैं। जैसे इंडिया का आप अगर देखोगे तो उनके जो अलाए बेसिकली वियतनाम है, रशिया है, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वर्ल्ड को, जैसे कोल्ड वॉर में दो ब्लॉक थी यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है, तो वैसे आप यूएस एंड यूएसएसआर के जैसे ही आप अगर प्रेजेंट डे में डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटर जितने भी वर्ल्ड को ऐसा दो ब्लॉक में बांटना चाहो तो आप बांट नहीं सकते हो, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड आप प्रेजेंट डे में देखोगे तो हर कंट्री बेसिकली डिपेंडेंट है ऑन द अनदर कंट्री फॉर देयर इकोनॉमिक रीजन, और हर कंट्री की जो भी आइडियोलॉजिकल वैल्यूज है वो बेसिकली चेंज हुई, क्योंकि आप अगर देखोगे जो भी डिक्टेटर कंट्रीज है, कम्युनिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्रीज है, वो भी अब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने स्टार्ट कर दिया है, और जो भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज भी हैं उन्होंने भी जो भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। कैपिटलिस्ट कंट्री में भी आप देखोगे तो ट्रेड यूनियंस है जो कि जो भी वर्कर्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। सोशलिस्ट में कंट्री में भी देखोगे तो बहुत सारे प्राइवेट जो भी ग्रुप्स है वो इमर्ज कर करके आ रही है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल क्लास जो कि कोल्ड वॉर के दौरान चल रही थी वो प्रेजेंट डे में वो पॉसिबल नहीं है। सो जियो बाइडेन जो कि बिलीव करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है वो बेसिकली उनको यूनाइट होने की जरूरत है अगेंस्ट दिस ऑथोरिटेरियन राइवल्स जैसे चाइना एंड रशिया। सो डिक्टेटरशिप are faster and more efficient than the autocratic who claim the age of democracy over, ठीक है। तो बहुत सारे जो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ऑथोरिटेरियन कंट्रीज है, डिक्टेटर कंट्रीज है, वो बेसिकली क्या बोल रही है कि जो एज ऑफ डेमोक्रेसी वो बेसिकली एंड हो गई है, एंड जो एज ऑफ जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज है, ठीक है, वो बेसिकली इमर्ज हो रही हैं। सो जो J7 कंट्रीज की जो मीटिंग्स हुई उसमें ये बेसिकली सिग्नल की गई कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो कैन मैनेज देयर डिफरेंसेस एंड टीम अप मल्टीलेटरली टू पुश बैक दिस इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मसल फ्लेक्सिंग चाइना एंड रशिया, ठीक है। तो चाइना एंड रशिया जो भी अपनी मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर को मिसयूज करके जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, क्योंकि आप अगर देखोगे तो रशिया ने भी क्रीमिया को 2014 में एनेक्स कर लिया,
ठीक है। अभी उन्होंने जो ब्लैक सी के जो बहुत सारे एरिया में, क्रीमिया के बहुत सारे एरिया को उन्होंने एनेक्स करा है, ठीक है। और उनको वो जो प्रोसेस है वो बेसिकली कंटिन्यू हो रहा है। चाइना को भी आप देखोगे तो साउथ चाइना सी में वो अपने जो भी पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी, उसको वो कंडक्ट कर रहे हैं। चाइना जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया, उसको उन्होंने वहाँ पर सी पैक डेवलप कर दिया है। आप अगर देखोगे तो जो पैंगोंग लेक है, गलवान वैली, उसमें भी इंडिया के साथ बहुत सारे इशूज चल करके आ रहे हैं, जो भी बॉर्डर इशूज है। तो ये जितनी भी डिक्टेटर कंट्रीज हैं, ये बेसिकली क्या कर रही है, ये बेसिकली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में बिलीव करती है। तो इसको काउंटर करने के लिए जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उसको यूनाइट होने की बात बोली गई है। तो सो टुडे जो एक नया कोल्ड वॉर बेसिकली इमर्ज होके सामने आ रहा है, जिसमें देखोगे तो ये जो नीट डिवीजन करना वर्ल्ड इनटू ब्लैक एंड वाइट, वो बेसिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो टुडे का जो कोल्ड वॉर है, वो बेसिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो हम कंट्रीज है उनको दो ब्लॉक उसमें फिर से हम लोग डिवाइड कर दे। वाइट ब्लॉक जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज होगी एंड ब्लैक वर्ल्ड जो कि अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी, ठीक है। सो जिससे आप देखोगे जो साउथ कोरिया हो गई, तो साउथ कोरिया का आप अगर देखोगे तो जो ट्रेड रिलेशन है विद चाइना, वो बेसिकली गुड है, अच्छा रिलेशन है ट्रेड, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है कि जो साउथ कोरिया वो बेसिकली क्वाड प्लस, जो भी क्वाड में आप देखोगे तो बहुत, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक है, एंड यूएस है। तो ये सब इस 4 कंट्री मिलकर के बनाती है क्वाड। तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज को भी इंक्लूड करने की बात बोली गई है, जिसको बोलते हैं क्वाड प्लस। तो साउथ कोरिया बेसिकली आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, और इनके रिलेशन इंडिया एंड अमेरिका दोनों के साथ अच्छे हैं, लेकिन वो क्वाड प्लस को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो जो इकोनॉमिक रिलेशंस है विद चाइना, वो उनके साथ खराब हो जाएंगी। फिर आप देखोगे तो इंडिया को आप देखोगे तो इंडिया का जो रिलेशंस है वो मतलब रशिया, वियतनाम है, जो कि अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनके साथ भी बहुत ही अच्छा। और आप अगर इंडिया देखोगे तो अपने जो मिलिट्री जो अलाइज है, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली रशिया आती हैं। तो ये सभी कारण ये बात बोली गई कि जो वर्ल्ड को हम लोग जो 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक, वो पॉसिबल नहीं है। सो इट बेसिकली ड्रॉ अटेंशन टू एक्सपेंडेड डिटेन कॉलिजन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो ये जो नया कंसेप्ट निकल के आ रही है, वो बेसिकली डिटेन है। डिटेन मीन्स G7 कंट्रीज प्लस साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, ठीक है। तो ये सभी कंट्रीज डिटेन बोली जा रही है। सो एवरी डेमोक्रेटिक पावर हैज सम ऑथोरिटेरियन पार्टनर, ठीक है। तो हर आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देखोगे, मीन्स आप वर्ल्ड को आप देखोगे तो वो बेसिकली इंटरलिंक्ड है। आप हर कंट्री जो इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखोगे तो हर कंट्री बेसिकली फंक्शन करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए वो दूसरे कंट्री के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करती है, ठीक है। तो अभी आप बोलो कि ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर जो कोल्ड वॉर के दौरान चल रही थी, अब वो आइडियोलॉजिकल वॉर बेसिकली अबॉलिश हो गई है। जो यूएसएसआर का जो डिमोलिशन हुआ था, ठीक है, 1981 में, उसके बाद जितनी भी आइडियोलॉजिकल वॉर हुई थी, वो बेसिकली अब एंड हो चुकी है। हर कंट्रीज हर तरह के सेटअप्स को फॉलो कर रही हैं। तो ये बात बोलना कि G7 कंट्रीज एंड D10 कंट्रीज बेसिकली एक मतलब थ्रेट कर सकती है तो दिस अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जो G7 कंट्रीज और D10 कंट्रीज है, वो बेसिकली एक आप कॉन्सेप्ट में बन सकती है कि जो भी ये जो कंट्री है वो बेसिकली यूनाइट हो सकती हैं टू स्प्रेड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। सो ये जो D10 का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली अनरियलिस्टिक नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड D10, जितने भी वर्ल्ड के जितने भी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगे वो बेसिकली इस D10 ग्रुप में आएंगी। नेक्स्ट तुम्हारा हैदराबाद टोल सोर्स मैसिव अंडर काउंट, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि बिहार में जो केसेस निकल कर के आ रहे हैं कि अर्लियर जो उनके जो गवर्नमेंट ने जो भी ऑफिशियल डाटा उनको उन्होंने शो करा था, और जो एक्चुअल डेथ थे ड्यू टू कोविड-19, वो बेसिकली उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। 73% उसमें राइज दिखी गई है ड्यू टू कोविड-19 डेथ। वैसे ही आप अगर केस देखोगे तो वो बेसिकली हैदराबाद में निकल के आ रही है, ठीक है। सो एक्सेस डेथ रजिस्टर्ड इन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विच इज 10 टाइम्स ऑफिशियली रिकॉर्डेड फिगर, ठीक है। सो ऑफिशियली रिकॉर्डेड फिगर को आप देखोगे तो वो बेसिकली 3275 है, ठीक है।
और उसमें जो एक्चुअल डाटा जो कि एस्टिमेट की जा रही है वो बेसिकली 32,752 केसेस है और उससे भी अधिक हो सकती हैं। सो जैसे मैंने बोला कि जो नंबर ऑफ डेथ होती हैं वो बेसिकली होती है कि कोविड-19 रिलेटेड जो भी डेथ हुई हैं उसको जो डॉक्टर सर्टिफाइड करते हैं वही डेट मेंशन की जाती है। और जो अदर कोमोर्बिडिटीज हो गई, अदर जो भी रिलेटेड इश्यूज के कारण जो लोग मारे जा रहे हैं ड्यू टू दिस साइकोलॉजिकल, मतलब आप देखोगे तो लोगों की जो साइकोलॉजी वो बेसिकली डिप्रेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। उनको फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस हो चुकी है, बहुत सारे आप देखोगे तो ऑर्फन चिल्ड्रंस हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे बोथ पेरेंट्स गेट डाइड। तो इनके कारण बहुत सारे जो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे डेड बॉडीज पाए गए हैं इन द गंगा रिवर फ्रॉम द यूपी एंड बिहार। तो ये सभी रीजंस है जिसके कारण जो ऑफिशियल डाटा है और जो एक्चुअल डाटा है वो डिफरेंस कर रही है। एक्चुअल डाटा को आप अगर देखोगे जो भी म्यूनसिपालिटीज होती हैं जो डेथ सर्टिफिकेट जो इशू करती है वहाँ से हम लोग एक्चुअल डाटा मिलता है। रूरल एरियाज में देखोगे तो आप बहुत सारे जो बॉडीज उनको उनका कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं होता क्योंकि जो एक्सेस करने की जो डाटा एक्सेस करने की जो भी हमारे पास जो भी मशीनरी है वो अभी बेसिकली फंक्शनल नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा ओरिजिन अनक्लियर, चाइना कॉपरेशन इन आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ कोरोना वायरस इज वाइटल, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो जो आप से जानते हो कि कोविड-19 की जो इमरजेंसीज हुई थी, ठीक है, जो 17 मंथ पहले हुई थी, तो WHO ने ये बात बोली थी कि जो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो इमरजेंसी हुई है वो बेसिकली चाइना से हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं उन्होंने ये बात बोली कि जो ये जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि चाइना की जो लैब है, ठीक है, वो वुहान लैब वहाँ से लीक हुई कि नहीं, वो इसको जो जांच करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी 17 मंथ हो चुके हैं लेकिन अभी भी कोई ये बात निकल करके नहीं आ रही कि जो चाइना की जो SARS-CoV-2 वायरस जो कि इमर्ज हुई थी चाइना में वो बेसिकली उनसे रिलेटेड जितने भी आप एविडेंसेस को देखोगे तो वो बेसिकली अभी तक हाइड कर दी गई है, उसको बेसिकली एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। सो चाइना सेक्रेसी एंड डिले इन रिपोर्टिंग वुहान आउटब्रेक, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि चाइना बेसिकली क्या करेगी, जो भी रिपोर्टिंग है ना कि जो भी उनके जो लैब्स जो भी लीक हुई हैं तो उसको जो रिपोर्टिंग कर रही है वो चाइना अभी भी उसमें नहीं कर रही है। और जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये परमिशन चाहती है कि वो उनके वुहान लैब में आकर के इन्वेस्टिगेशन करे तो उसको भी चाइना परमिट नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ वैसा कोई बात बोला नहीं गया हुई। नेक्स्ट तुम्हारा द वर्ल्ड इज हार्डली वायर्ड बाय साइबर रेजिलियंस, ठीक है। सो डिफेंडिंग सिविलियन टारगेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट रेजिंग साइबर अटैक्स विल स्ट्रेच द कैपेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें बेसिकली ये बात बोली गई कि आप अगर देखोगे तो प्रेजेंट डे में ड्यू टू कोविड-19 जो हमारे जो इकोनॉमी वो बेसिकली साइबर इकोनॉमी हो चुकी है, ठीक है। तो जितनी भी वर्ल्ड वाइड में जितनी भी जो भी फंक्शंस हो रही है वो बेसिकली IT बेस्ड हो रही हैं, तो जिसके कारण जो नंबर ऑफ केसेस ऑफ साइबर अटैक वो बेसिकली इंक्रीज हो चुकी है। सो हाई प्रोफाइल साइबर अटैक एक्सपोज वल्नरेबिलिटीज इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती हैं जो हमारे जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो जो भी ITs होती हैं और रेलवेज होते हैं, रोड रेलवेज, बैंकिंग सिस्टम, ये सभी सिस्टम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आती हैं। सो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली अटैक किया जा रहा है बाय दिस साइबर अटैकर्स, ठीक है। तो वो बेसिकली अटैक कर रहे हैं और उनके उनसे बेसिस पे क्या कर रहे हैं, उनके जो डाटाज है उनको वो बेसिकली चुरा रहे हैं और उसको मिसयूज कर रहे हैं। आप अगर पहले आप देखोगे तो लगभग एंड ऑफ 2020 बहुत सारे मेजर साइबर अटैक्स हुए थे इन द सोलर विंड्स ऑफ USA, ठीक है। रशिया के बहुत सारे ऑफिशियल्स है वो इन्वॉल्व थे इन द अटैक ऑफ दिस। फिर आप अगर देखोगे तो रशिया के जो भी साइबर जो भी अटैकर्स थे वो बेसिकली इन्वॉल्व थे इन द US इलेक्शन, ठीक है। तो उसको US ने अलेज भी करा था। अभी आप देखोगे तो जो USA की जो आर्मी उन्होंने अपने जितने भी जो भी डिप्लॉयमेंट थे इन द यूरोपियन कंट्रीज में उनके जितने भी न्यूक्लियर वेपन जितने भी जगह पर डिप्लॉयड है उसको उन्होंने बेसिकली हैक कर लिया। तो ये सभी बातें हैं, तो ठीक है। तो चाइना जो रशिया के जो भी साइबर अटैकर्स होते हैं वो तो बेसिकली अटैक करते ही USA पे, पर चाइनीज़ के भी आप देखोगे जो स्टेट इंपोर्टेड जो भी हैकर्स है वो बेसिकली USA की जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको बेसिकली
वो एक्सेस करने के लिए उनको हैक करती हैं। तो ये सभी सब अननोन केसेस निकल के आ रही हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो जो जो अभी अगर देखोगे तो बहुत सारे जो प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज आ गए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया में देखोगे तो उनके जो डाटाज है उनको बेसिकली चुराया जा रहा है, उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ये सभी बातें बोली गई हैं। और ये जो डाटा से रिलेटेड ही, सोशल मीडिया से रिलेटेड ही अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया आईटी रूल इम्पोज करा है, ठीक है। और उन्होंने जो भी फर्स्ट ओरिजिनेटर का कॉन्सेप्ट को उन्होंने बोला कि जो भी डाटाज है, अगर कोई भी पर्सन अगर किसी भी डाटा को ओरिजिनेट करता है तो उसके फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है उसको बेसिकली मेंशन करने की बात बोली गई है, ठीक है। तो ये सभी बात इसमें बात बोली गई है, ठीक है। जो साइबर वॉरफेयर आप देखोगे तो जिसे रैंसम वेयर होती हैं, रैंसम वेयर में बेसिकली होता है क्या कि आपके जो कंप्यूटर से आपके जो भी डाटा है उसको बेसिकली चुरा लिया जाता है और फिर आपके साथ रैंसम मतलब आपसे मनी डिमांड किया जाता है कि आप इतने पैसे दो तो आपके जो डाटा है उसको रिकवर कर देंगे। तो आपको फिर पैसा पे करना पड़ता है, फिर आपके जितने भी डाटा उसको बेसिकली रिकवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो साइबर जो क्राइम्स है वो प्रेजेंट डे में वो बहुत ही इंक्रीज हो चुकी हैं। और जो सिविलियंस है वो वन ऑफ द मोस्ट टारगेट है, उनके जो भी प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज है। अभी जो अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो वन ऑफ द मेजर इशू आप देख रहे होंगे तो बेसिकली डाटा है। डाटा एंड साइबर सिक्योरिटी बिकम द ह्यूज प्रॉब्लम, एंड दैट इज वाई द इंडिया में बेसिकली डाटा लोकलाइजेशन की कॉन्सेप्ट बोली गई थी। एंड जस्टिस एस श्री कृष्णा कमेटी को उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करा था कि आप जो डाटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हायर एजुकेशन इन केरला नीड न्यू चैप्टर, the many tasks like LDF government must take a note on its focus to transform a state into the knowledge society, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो रिसेंट इलेक्शंस हुई है इन केरला, उसमें जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी LDF गवर्नमेंट है उन्होंने ये बातें बोली थी कि दे विल प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मॉडल हायर एजुकेशन, ठीक है। फिर एक जो भी क्रिटिकल डायनेमिक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिकली उनके जो भी एजुकेशन सेक्टर्स है उसको बेसिकली उन्होंने प्रमोट करने की बात बोली है। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये सभी जो बातें बोली गई वो बेसिकली इन द ग्राउंड वो बेसिकली दिखती ही नहीं, क्योंकि आप अगर जो भी स्टूडेंट्स को आप देखोगे तो उनके पास जो कोर्सेस अवेलेबल हैं वो बेसिकली लिमिटेड है। सो कॉलेज जो नंबर ऑफ कॉलेज जो कि पहले अफिलिएटेड थी, ठीक है, वो बेसिकली आप अगर देखोगे तो वो बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है। पहले आप देखोगे तो लगभग 172 कॉलेजेस थी इन 1991 में, और आप अगर देखोगे तो लगभग अभी 958 कॉलेजेस इन 2020 में। तो वो लगभग 5.5 टाइम कॉलेजेस है वो बेसिकली इंक्रीज हो चुकी है, जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है। आप अगर स्टूडेंट को देखोगे तो उनके जो भी इनरोलमेंट्स है उसमें बेसिकली उनको जो डाइवर्स कोर्स है, डाइवर्स फील्ड्स है, उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक है। लगभग जो 69% है जो स्टूडेंट है वो बेसिकली BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली BSc कर रहे हैं। तो जो एक कन्वेंशनल स्टडी है कि चाहे हम BA ले सकते हैं, चाहे BSc ले सकते हैं, चाहे BCom ले सकते हैं, तो इससे अलग कोई भी डाइवर्स कोर्स है, वोकेशनल कोर्स, वो बेसिकली इमर्ज होकर नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत सारे आप अगर देखोगे तो भी देयर इज अ इशू ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। तो बहुत सारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए और उनमें जो फीसेस डिमांड की जाती हैं वो बहुत ही हाई हो चुकी हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है। एंड डेट इज़ वाई जो हमारे पेरेंट्स आप देखोगे तो हमारे जो इसके कारण जो फैमिली प्लानिंग है वो भी इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि जो फैमिली है उसको ये बात पता चल गई है कि जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्राइस है, जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो चुका है, तो जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही उसमें पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसके कारण जो फैमिली जो प्लानिंग वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। बहुत सारे पेरेंट्स बेसिकली प्रेफर करते हैं 1 to 2 चाइल्ड। तो इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप अगर देखोगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, OBCs हो गए, वल्नरेबल ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो वो बेसिकली जो भी ये जो हाईली कॉमर्शलाइज जो कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनमें वो एडमिशन ले नहीं पाते हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड, मीन्स कि आप अगर पैंडमिक समय में देखोगे तो बहुत सारे जो ST SC एंड वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके पास ये एक्सेस नहीं है कि वो जितनी भी डिजिटल मीडिया के थ्रू वो एजुकेशन ले सकें। तो ये सम ऑफ द प्रॉब्लम्स है।
वुमेन में आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे केरला में, तो वुमेन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही हाई है एज कंपेरिजन टू ऑल ओवर इंडिया। सो 3.3 लाख स्टूडेंट आप देखोगे फ्रॉम द आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस इन 2019-2020, 67% आर गर्ल्स है और 57% बेसिकली टीचर्स एंड वुमेन्स हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में आप अगर देखोगे तो साउथर्न स्टेट्स जो है वो बेसिकली हायर है एज कंपेरिजन टू नॉर्थर्न स्टेट्स, बट लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आप देखोगे इन द वुमेन तो वो बेसिकली हाई है एज कंपेरिजन टू ओवरऑल इंडिया। जिससे आप देखोगे तो वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिकली जो केरला में पाई जाती है अमंग दी 15 to 29 ईयर जो एज है उसमें 57% है, लेकिन आप अगर इंडिया में ओवरऑल देखोगे तो वो बेसिकली 13% है। तो ये बातें हाईलाइट की गई हैं कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो उसमें बहुत सारे लूप होल्स है, ठीक है। जो वल्नरेबल सेक्शंस है उसको उनको जो भी डिजिटल जो भी उनको एजुकेशन लेने की जो भी ज़रूरत है वो उसको एक्सेस नहीं करने पा रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टी एजुकेशन की बात नहीं करती। जैसे आप आम आदमी पार्टी है तो वो केवल समाजवादी पार्टी आप देखोगे तो बेसिकली एजुकेशन की बात करती हैं, लेकिन अदर कोई भी पार्टी वो एजुकेशन को अपने जो मैनिफेस्टोस में वो रखती नहीं है, और रखती भी है तो केवल एजुकेशन की बात करते हैं। उनमें जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है उसकी वो बातें नहीं करती हैं। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखोगे तो वर्ल्ड के जितने भी मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जो रैंकिंग आप देखोगे तो हमारे अंडर 100 में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें हाईलाइट की गई हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा नो ग्रेटर रिस्क टू चिल्ड्रन फ्रॉम एंटिसिपेटेड थर्ड वेव रिपोर्टिंग है। इसमें ये बात बोली गई है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी जो सेकेंड वेव आप देखोगे तो सेकेंड वेव धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रही है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 आए। तो इसमें जो हम लोग को आप अगर गवर्नमेंट ने देखोगे तो वो मास वैक्सीनेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सेंटर ने बेसिकली ये बात बोली कि जितनी भी प्रोक्योरमेंट होगी वो सेंटर करेगी और सभी लोगों को वैक्सीनेशन जो भी एज ग्रुप है 18 से 45 उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, सेंटर उनको देगी। तो लेकिन बहुत सारी बात बोली जा रही थी कि जो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो थर्ड वेव आएंगे तो उसमें जो मोस्ट इम्पैक्टेड जो वल्नरेबल सेक्शन होंगे वो बेसिकली चिल्ड्रंस होंगे। लेकिन आप अगर जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 को देखोगे तो उनमें जो मोर्टेलिटी रेट अमंग जो चिल्ड्रन पाए गए हैं, ठीक है, जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थी वो बेसिकली केवल 2.4% है। तो जो मोर्टेलिटी रेट है ड्यू टू कोविड-19 अमंग द चिल्ड्रन वो बेसिकली बहुत ही कम है, लगभग 2.4% है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो भी थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 आएगी वो बेसिकली उतनी थ्रेट टू दिस चिल्ड्रन को करेंगी नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्रिपेयर करके रखना है। हाँ, क्या पता कि देयर इज अ म्यूटेशन, क्योंकि आप अगर वायरस में देखोगे तो देयर इज अ ऑनगोइंग म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन के कारण देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे विल इम्पैक्ट दिस वल्नरेबल सेक्शन चिल्ड्रन आल्सो। सो वी हैव टू प्रिपेयर। और बहुत सारे आप अगर स्टेट्स देखोगे तो वो बेसिकली उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया फॉर थर्ड वेव। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी जिससे आप देखोगे तो लगभग दिल्ली में उन्होंने बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स है उन्होंने वहाँ ऑक्सीजन जो भी कंसंट्रेटेड लगानी है उसको उन्होंने लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ओनली 3.5 पॉपुलेशन इज फुल्ली वैक्सीनेटेड सो फार। तो अभी आप देखोगे जो इंडिया में जो नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस है वो रिकॉर्ड हुए लगभग 67,699, ठीक है। और इसमें लगभग 3,863 न्यू डेथ्स निकल करके आई हैं। तो जो हमारे साउथर्न स्टेट्स में देखोगे तो नंबर ऑफ केसेस जो निकल करके आ रही हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है वो बेसिकली बहुत ही हाई है, जैसे तमिलनाडु हो गई, फिर केरला हो गई, महाराष्ट्र हो गई। तो ये सभी जो केस ये जो भी जो स्टेट्स है उनमें जो नंबर ऑफ केसेस वो बहुत ही हाई हो चुके हैं। आप देखोगे तो जो साउथर्न स्टेट्स में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो नंबर ऑफ केसेस है वो बेसिकली महाराष्ट्र से भी ज़्यादा है। जो इनिशियल स्टेज में आप देखोगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस निकल करके आ रही थी, ठीक है। तो ये सभी बातें बोली गई हैं। और आप अगर देखोगे तो लगभग 21% जो एडल्ट है ऑफ इंडिया को वो वैक्सीनेट की गई हैं। लगभग 42% है जो कि एज है बिटवीन अबव दी 45, ठीक है, उसको वैक्सीनेट किया गया है। लगभग 45% जो कि 60 ईयर्स से प्लस है उनको वैक्सीनेट किया गया है। ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका में देखोगे तो लगभग 11%, 9% एंड 1% रिस्पेक्टिवली उनके जो लोगों हैं उनको वैक्सीनेट किया गया है। पाकिस्तान एंड श्रीलंका में भी देखोगे तो लगभग 2% एंड 1% उनको वैक्सीनेट किया गया। तो इंडिया का परफॉर्मेंस अब जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। ये आप अगर देखोगे तो ओनली 3.5% पॉपुलेशन है
तो ये आप समझोगे कि केवल 3.5% नहीं, हम लोग का जो पॉपुलेशन बहुत ही ह्यूज है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया है, तो ठीक है। तो इसलिए अगर इनिशियल स्टेज में जो वैक्सीनेशन से प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, उससे रिलेटेड इसके कारण बहुत सारे हम लोग ने अपने जो पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर पाए थे, ठीक है। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स भी थे वो इन्वॉल्व थे अमंग दिस बंगाल इलेक्शंस, ठीक है। तो डेट इज वाई जो वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन उतनी स्पीड में चली नहीं। लेकिन अब चूंकि इलेक्शंस बहुत सारे स्टेट्स जैसे बंगाल है, केरला है, ये सभी स्टेट्स में ख़त्म हो चुकी हैं, तो जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो अटेंशन है पहले वो जो इलेक्शन में थी, अब वो बेसिकली वैक्सीनेशन में शिफ्ट हो चुके हैं। तो उसको अब वो वैक्सीनेशन को एज अ मेजर इशू वो देख रहे हैं और उसको फिर कवर करने की जरूरत कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और यू मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल बिसास अकेडमी। एंड पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू।